वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। भाई आज की वीडियो व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 क्लास 11 का पहला चैप्टर जो है व्यवसाय अध्ययन का, व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य, ये लेकर के मैं आई हूँ। और इसका लेकर के आई हूँ अभ्यास यानी एक्सरसाइज, यानी कि प्रश्नोत्तर। एनसीईआरटी की बुक में जो अभ्यास आपका दिया हुआ है उसमें दो उसमें कैटेगरी है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो ये दोनों ही कैटेगरी के जो सवाल हैं, 8 और 7 ऐसे करके सवाल हैं, वो मैं सारे कवर करूँगी। और आपको बिल्कुल ही ये नहीं खलने वाला कि मैम ने तो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, है ना। चैप्टर तो पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी आपको जब मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगी तो उसमें इस तरीके से समझा दूंगी कि आपको लगेगा कि पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर हो गया। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है कि भाई आप प्रश्नों के उत्तर देते जाएं और उसी में देखिए, इससे क्या होता है कि जो फाइनल जो एक सेलेक्टिव स्टडी है वो हो जाती है, और प्लस उससे क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है हम वही पढ़ते हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक है आप पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मना करूँगी कि आप नहीं पढ़िए, लेकिन अभ्यास करते हुए जब मैं समझाती हूँ आपको तो केवल सेलेक्टिव स्टडी आप करते हैं, और बोर्ड के लिए केवल सेलेक्टिव बिंदुओं पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे मैं ये भी बताती जाती हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरह से, सबसे बड़ी चीज़ कि किस तरह से आंसर लिखा जाए, क्वेश्चन का आंसर, कि आपका आंसर सबसे अलग हो। और जब आप लिखें तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसकी बरबस ही नज़र जो है आपके आंसर पे पड़ जाए। और भाई जब नज़र पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली नंबर तो निकलेंगे ही उनके हाथ से। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न अभ्यास जो है, प्रश्नोत्तर, वो शुरू करते हैं। अध्याय का जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं बताइए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग? इसका उत्तर सबसे पहले तो इसमें केवल पूछा है, ये लघु उत्तरी का प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं बताइए। ये केवल आर्थिक क्रियाओं को बताना है कि कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जरूर लिखेंगे कि आर्थिक क्रिया होती क्या है ना। तो आर्थिक क्रियाएं, यहाँ पे आर्थिक क्रिया के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, वे क्रियाएं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना आपने लिखा। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, निम्न क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कही जाएंगी। तो निम्न क्रियाओं में आप कई क्रियाएं दे सकते हैं। देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो धन कमाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, आप अपने आस पड़ोसी देखिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो पहला अपने पुस्तक का ही आप लिख सकते हैं, पहला कि एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना। ठीक है, एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना। दूसरा है डॉक्टर द्वारा क्लिनिक में काम करना। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं तीसरा कि मैनेजर के द्वारा अपने कार्यालय में काम करना। ठीक है, इस तरह से आप कम से कम ना हो 5 तो लिखिएगा ही, क्योंकि लघु उत्तरी में है तो 5 तो लिखिएगा ही। लिपिक के द्वारा अपने कार्यालय में काम करना, इसको आप लिखेंगे। और 5वां आप लिख सकते हैं कि डाकिया द्वारा पोस्ट ऑफिस में काम करना। यानी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जीवन यापन के लिए की जा रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप
5 बिंदुओं द्वारा लिख देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा उत्तर तैयार हो जाएगा और एग्जामिनर जब इस उत्तर को देखेगा तो हो जाएगा खुश और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। क्यों? क्योंकि आपने करीने से लिखा। ये नहीं कि केवल आप चाहते, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ऐसा भी करते हैं केवल इतना लिख लेंगे, लेकिन नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए और उसके बाद उसको बिंदुवत लिखिए। जब भी आप आंसर देते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम या फिर बिंदु के रूप में, यानी कि उसको जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग करके लिखें तो ये ज़्यादा नज़र में आता है। और ये नंबरिंग जैसे आपकी रहेगी ब्लैक कलर से और ये आप अपने ब्लू कलर के पेन से लिखेंगे तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, साफ साफ दिखता है और फिर ये क्या होता है, मार्क्स गेनर होता है। ये जो आंसर है आपका मार्क्स गेनर है, ठीक है, इससे आपको मार्क्स मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा प्रश्न है कि व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया क्यों समझा जाता है। देखिए, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। आर्थिक क्रिया, क्रिया का मतलब तो काम होता है, ये आप जान रहे हैं। आर्थिक यानी कि अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, धन। आर्थिक यानी धन से संबंधित, धन से संबंधित। तो ये जो व्यवसाय है वो क्या धन से संबंधित है? जी हाँ, ये धन से ही संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आता है, वस्तु का, सेवा का उत्पादन और जैसे कि क्रय विक्रय, ये सारी जो चीज़ें हैं वो व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और तो यह सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है, कोई भी बंदा, कोई भी एक प्राणी है, मान लीजिए कि वो व्यवसाय करना चाहता है, तो व्यवसाय वह क्यों करना चाहेगा, उसके मन में क्या होगा, क्या कल्याण की भावना होगी? हाँ होगी, कल्याण की भावना, लेकिन अपने कल्याण की, यानी कि वह धन की उगाही चाहता है, वह धन कमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको जीविकोपार्जन करना है, उसको अपनी अर्निंग करनी है, क्योंकि उसे जीना है, उसे अपने जीविका को चलाना है, तो इसलिए वह धन को उगाही करेगा। यानी कि वह क्या करेगा, उत्पादन करेगा। वस्तु का उत्पादन कर सकता है या फिर सेवा का उत्पादन कर सकता है। जैसे कि टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पोस्टमैन है, ये सब क्या है, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। वस्तु का उत्पादन, जैसे कोई किसान बन जा रहा है या फिर कोई कुछ बना करके बेच रहा है, हलवाई हुआ, तो सारी जो चीज़ें हैं उत्पादन करता है। और सेवा का उत्पादन करे या फिर वस्तु का उत्पादन करे, ये व्यक्ति अगर ये उत्पादन कर रहा है तो ये व्यवसाय में है। यानी कि यहाँ हम समझ में आ रहा है कि धन से ही संबंधित है, और धन से संबंधित यानी कि ये आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब इसको लिखा कैसे जाएगा शब्दों में बांध के, ये मैं बताती हूँ आपको। व्यवसाय के अंतर्गत लाभार्जन तथा जीविकोपार्जन, यानी कि लाभ अर्जित करने के लिए, लाभ लेने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए वस्तु व सेवा का उत्पादन किया जाता है। और यही क्रियाएं, यानी कि लाभार्जन और जीविकोपार्जन के लिए वस्तु व सेवा का उत्पादन जो है, यही क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत भी आती हैं, यानी अर्थ उत्पन्न करने के लिए, पैसा उत्पन्न करने के लिए ये भी आती हैं। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है। एकदम सिंपल सी चीज़ है, जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया, बस इतनी सी चीज़ लिखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यवसाय का अर्थ बताइए। तो भाई सिंपल सा अर्थ आपको बताना है और थोड़ा सा आपको बताना है कि इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें व्यक्ति लाभार्जन तथा जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न क्रियाओं में नियमित रूप से व्यस्त रहता है, व्यवसाय कहलाता है। व्यस्त का मतलब व्यवसाय। इसके अंतर्गत वस्तु व सेवा का उत्पादन, क्रय विक्रय आदि क्रियाएं होती हैं। दैट्स इट, बस इतना सा आप लिखेंगे। और इसमें व्यवसाय का अर्थ बताने में, लघु उत्तरी में और ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, नपे हुए तुले हुए शब्दों में आप भारी चीज़ बताएं तो फिर ज़्यादा वो कारगर होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर बस इतना सा होगा व्यवसाय का अर्थ में। और अगर ये लघु दीर्घ उत्तरी में होता तो इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड होती कि इसकी उद्देश्य बताइए, या ये हो सकता है दीर्घ उत्तरी में हमें ऐसा क्वेश्चन मिले। फिलहाल के लिए तीसरे का जो आंसर है वो ये है। चौथा प्रश्न है, व्यावसायिक क्रियाकलापों को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो इसका उत्तर लिखने से पहले या बताने से पहले थोड़ा एक आप इस चीज़ को समझ लेते हैं। चलिए हम लोग कि व्यावसायिक क्रियाकलाप को कैसे वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले तो व्यावसायिक क्रियाकलाप आप अभी तक समझ गए होंगे कि व्यावसायिक क्रियाकलाप यानी कि अपने लाभार्जन के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो व्यवसाय में आते हैं, ठीक है। व्यवसाय को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक जैसे कि व्यवसाय है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य।
ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी है कि वर्गीकृत करेंगे तो इसको दो भागों में बांटते हैं, उद्योग और वाणिज्य। अब उद्योग क्या है, तो उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं से संबंधित सभी इकाइयों का उद्योग। जैसे कहते हैं ना कि चमड़ा उद्योग है ना, बैंकिंग उद्योग, सेवा में भी उद्योग है, बैंकिंग उद्योग। तो चमड़े की जितनी फैक्ट्री है, जैसे कि भारतवर्ष में कहते हैं ना कि कई फैक्ट्री होगी चमड़े की। अगर चमड़े का काम देखा जाए तो चमड़ा की कई फैक्ट्री होगी, लेकिन सब फैक्ट्री को मिला के कहेंगे भारत का चमड़ा उद्योग। या फिर सूती वस्त्र की कई फैक्ट्री होगी, लेकिन सबको मिला के कहेंगे उद्योग, यानी सूती वस्त्र उद्योग। जैसे कहते हैं ना कि फिल्म उद्योग है ना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं उद्योग, मतलब इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग, ठीक है। तो इसी तरह फिल्म कई तरह की होती है, लेकिन फिल्म उद्योग इसको कुल मिला के कहते हैं। इसी तरह बैंक कई तरह के होते हैं, लेकिन बैंक उद्योग कहते हैं। तो उद्योग का मतलब होता है कि समान वस्तुओं या संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों का समूह, ठीक है, वो उद्योग है। अब उद्योग में क्या होता है कि इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो, जैसे कि संसाधन है उसको वस्तु में परिवर्तित करना। जैसे कि आपका कपास आपको मिला, तो इस उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में क्या होगा कि ये कपड़े में तब्दील होगा, ठीक है। अब उद्योग में भी तीन प्रकार की वर्गीकरण हो सकते हैं। एक तो है प्राथमिक उद्योग, है ना, जो कि इस उद्योग में क्या होता है कि सीधे सीधे खनन, उत्पादन, पशु, वनस्पति, खेती, इससे संबंधित चीज़ें जो सीधे प्रकृति से मिलती हैं, प्राथमिक। और फिर दूसरा उद्योग हो जाएगा द्वितीयक उद्योग, ये विनिर्माण उद्योग होते हैं इसमें। और तीसरा है तृतीयक उद्योग, इसमें क्या है, सेवा जो भी, जैसे कि डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, मान लीजिए इंजीनियर है, अध्यापक है, कुछ भी सेवा जो दे रहे हैं वो तृतीयक उद्योग में। परिवहन, संचार भी इसी में आता है। और द्वितीयक में क्या है, विनिर्माण, जैसे कि प्राथमिक उद्योग से कच्चा माल लेके यहाँ पे निर्मित होता है, ठीक है। तो तीनों ही उद्योग के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक। जैसे कि प्राथमिक उद्योग में खनन उत्खनन में भी मशीनरी लगती है, मशीनें लगती हैं। द्वितीयक उद्योग में भी मशीनों से वही बनता है, कोई वस्तु उत्पादित होती है। और तृतीयक उद्योग में भी मशीन की आवश्यकता होती है। तो उद्योग के ये तीन हो जाते हैं। दूसरी ओर है वाणिज्य। वाणिज्य जो है उसमें माल की बिक्री हुई, जैसे वाणिज्य में लेखा जोखा रखा जाता है, और जैसे कि माल की बिक्री से संबंधित चीज़ें होती हैं। विनिमय मतलब खरीद फरोख्त, विनिमय का मतलब खरीद फरोख्त से संबंधित चीज़ें होती हैं। और इसमें परिवहन है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, इसका लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। तो वाणिज्य को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को तो व्यापार कहते हैं, जिसमें कि ये सब लोखा, माल बिक्री, विनिमय का, कितना लिया गया माल, कितना बेचा गया, ये सब व्यापार में होता है। और दूसरा है व्यापार के सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि इनको कहते हैं सहायक क्रियाएं। जैसे आप कहेंगे कि व्यापार, जितना उत्पादन हुआ है उसको ले जाना है, तो ये जो है वो परिवहन का उद्देश्य हुआ, परिवहन से जाएगा वो, ठीक है। लेकिन परिवहन के लिए क्या चीज़ें लगेंगी, ट्रक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन, ये सब जो क्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, सहायक क्रियाएं, ठीक। जो वाणिज्य है व्यापार और सहायक क्रियाओं में दो भागों में बंटता है। व्यापार में माल बिक्री विनिमय आता है, और सहायक क्रिया में जितना भी है, परिवहन और बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, ये सब आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। व्यवसाय को दो भागों में, उद्योग और वाणिज्य में किया गया। उद्योग को तीन भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। और वाणिज्य को दो भाग में, व्यापार और सहायक क्रियाओं में, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो आपका एक लंबा क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस लघु उत्तरी प्रश्न को कैसे लिखेंगे, ये चलिए देखते हैं। आपको सेम इसी तरह से अपना उत्तर लिखना है। पहले व्यावसायिक क्रियाकलाप ऊपर में देना है, और फिर ये फ्लो चार्ट के रूप में एक पहला उद्योग और वाणिज्य, उसके बाद उद्योग के तीन भाग और वाणिज्य के दो भाग, ये सबसे पहले आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उद्योग के बारे में लिख देंगे कि भाई उद्योग में जो मैंने अभी आपको बताया कि उद्योग में जो होता है वो सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के जिनका उपयोग संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना है। अब इसके तीन भाग होते हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, खेती, वाणिज्य, ये सब मतलब उदाहरण केवल दीजिएगा क्योंकि लघु उत्तरी है तो डेफिनेशन नहीं दीजिएगा। तो प्राथमिक उद्योग में खनन
खनन और कृषि से संबंधित चीजें, डेयरी की चीजें आती हैं। द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण की चीजें आती हैं और तृतीयक उद्योग में सेवा से संबंधित चीजें आती हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह। वाणिज्य दूसरा होता है। वाणिज्य का मतलब होता है कि जो भी विनिमय और जो भी खरीद फरोख्त है वो सारी चीजों का ब्यौरा इसमें होता है। इसको भी दो भागों में बांटते हैं। व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय विनिमय और जो भी चीजें हैं इस तरह की, जैसे विनिमय, खरीद फरोख्त और कितना गया माल, कितना माल सूची बनाना, ये सब व्यापार के अंतर्गत आता है। और व्यापार सहायक क्रियाएं या सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार। ठीक है, इतना बस आप एक एक लाइन उदाहरण के रूप में लिख देंगे तो एक पेज आपका पूरा हो जाएगा। और ये डायग्राम बनाना मस्ट है। क्योंकि इस डायग्राम को बनाने से एग्जामिनर को ये तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक निगाह में ही देख के कि इसको ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर खींचने का एक टेक्निक है कि नहीं, हम फ्लो चार्ट पहले बनाते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। उद्योगों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। अब यहाँ पे आप केवल उद्योग को लेके चलेंगे और उद्योग के बारे में बताएंगे, ताकि आपका लघु उत्तरी प्रश्न भी बहुत ज्यादा छोटा ना हो जाए। तो सबसे पहले तो ये एक डायग्राम आप बनाएंगे, क्योंकि 3 प्रकार होते हैं इसलिए आप ट्राइंगल बनाएंगे और बीच में लिखेंगे उद्योग। ठीक है, उसके बाद ये तीनों कोनों पे आप एक एक उद्योग यानी प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग लिखेंगे। सबसे पहले ये उत्तर जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको इसी तरह करना है कि उद्योग के प्रकार क्या हैं, 3 प्रकार के हैं। ये जब आपका एग्जामिनर आपका देख लेगा कॉपी में, वो पक्का हो जाएगा कि आप सारी चीजें सही लिखे हैं। भले मात्रा या कुछ भी चीज आपके अंदर गलत हो, बात भी गलत हो, फिर भी आपको आप एक गेस कर सकते हैं कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आशा के साथ कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये आप सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। आप चाहे तो नोट कॉपी में अपने नोटबुक में लिखिए, मैं अब जो बोल रही हूँ। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसी चीज को आप करेंगे, पहला प्राथमिक उद्योग। अब डैश देके पहले प्राथमिक उद्योग के बारे में लिख लेंगे कि प्राथमिक, अब यहाँ क्या लिखेंगे कि प्राथमिक उद्योग में वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन, उत्पादन, पशु वनस्पति के विकास से है। जैसे में आप लिख सकते हैं कोयला उद्योग। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं खेती हुई या फिर मत्स्य पालन हुआ। 3-4 ऐसे लिख देंगे। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे द्वितीयक उद्योग। प्राथमिक आपने लिख लिया, उदाहरण दे दिया 2-3। द्वितीयक उद्योग आएंगे, फिर इसमें आप लिखेंगे कि इन उद्योगों में खनन उद्योगों के द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसे विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। और फिर आप दे देंगे उदाहरण में लिखेंगे स्टील उद्योग। ठीक है, स्टील उद्योग आप जब लिखते हैं ऐसे लिखेंगे स्टील उद्योग। फिर यहाँ ब्रैकेट में आप दे दीजिएगा कि कच्चे माल के रूप में खनन से प्राप्त लोहा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग। और फिर ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा कि कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उद्योग से कपास को उपयोग में लाया जाता है। तो आपका ये जो पूरा उत्तर है ना, एकदम A to Z बिल्कुल सही सा रहेगा, देखने में भी सही लगेगा। ठीक, फिर तीसरे में आप आएंगे तृतीयक उद्योग लिखेंगे। और तृतीयक उद्योग में आप यहाँ बताएंगे कि इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसमें सेवा आती है। फिर आप उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण में बैंकिंग, माल गोदाम, दूरसंचार, विज्ञापन, बीमा, ये लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद खत्म। इतना अगर आप कर लेते हैं, यानी कि ये डायग्राम, फिर उसके बाद एक 2 लाइन और फिर उदाहरण को भी आप ब्लैक पेन से ही ऐसे नीचे वाली लाइन में, जैसे प्राथमिक उद्योग का आपने लिखा, मान लो 2 लाइन में आया या 1.5 लाइन में आ गया, उसके बाद उदाहरण लिखना है तो नीचे लाइन में लिखिए और इसको ब्लैक से लिखिए। उसके बाद डैश देके यहाँ पे उदाहरण डाल दीजिए। ठीक, इस तरह से आप लिखते हैं तो पूरा का पूरा आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होगा। और ये अट्रैक्ट करेगा किसे, एग्जामिनर को।
छठा प्रश्न है, ऐसी किन्हीं दो व्यावसायिक क्रियाओं को स्पष्ट करें जो व्यापार में सहायक होती हैं। तो दो व्यावसायिक क्रियाएं, देखिए व्यावसायिक क्रियाएं के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। जैसे आपका परिवहन हुआ, जैसे आप मान लीजिए कि एक जगह कोई सामान अगर बन रहा है तो उस फैक्ट्री से पूरे दूसरे राज्य में या दूसरी जगहों पे दूसरे मार्केट में पहुंचाने का काम परिवहन द्वारा होता है। या फिर कोई सूचना लेनी है कि वहाँ कितनी डिमांड है या किसी भी तरह की सूचना, वो संचार उसमें सहायक होता है। बीमा है, बैंक है, ये सब चीज़ें सहायक होती हैं साख देने के लिए, यानी पैसा उधारी देने के लिए। तो व्यावसायिक क्रियाएं कई हैं और ये व्यापार में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे कहा है, क्योंकि ये लघु उत्तरी है, कहा है दो व्यावसायिक क्रियाओं को स्पष्ट करें। तो यहाँ आप लिखेंगे कि दो व्यावसायिक क्रियाएं हैं, परिवहन और परिवहन आप लिख दीजिए और बैंकिंग लिख दीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे कि व्यावसायिक क्रियाएं, जो दो व्यावसायिक क्रियाएं हैं वह हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे दो व्यावसायिक क्रियाएं, परिवहन संप्रेषण और दूसरा बैंकिंग तथा वित्त। पहले इनका नाम दे देंगे, उसके बाद इनको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। परिवहन संप्रेषण में आप लिखेंगे कि वस्तुओं का उत्पादन जहां होता है वहां से अन्य जगहों पर ले जाने के लिए परिवहन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। तो स्थान संबंधी बाधा को सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा तटीय जहाजरानी द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से वहाँ अगर ले जाना है तो परिवहन कौन कौन से हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और तटीय जहाजरानी, या फिर आप इसको कह सकते हैं जल परिवहन के द्वारा ले जाया जाता है। और परिवहन के द्वारा एक और काम किया जाता है, कच्चा माल भी ले आया जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ की फैक्ट्री है यहाँ पर और उसका कच्चा माल कहीं दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में ट्रक है, यानी कि स्थल परिवहन या जल परिवहन या वायु परिवहन, मतलब इस तरह से परिवहन के द्वारा उसे ले आया जाता है। तो यहाँ पे ये सहायक करती हैं, व्यवसाय में ये सहायक होती हैं। दूसरा है बैंकिंग तथा वित्त। भाई कोई भी व्यापार या व्यवसाय जो है वित्त के बिना, यानी कि पैसे के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। तो पैसा या लोन कौन मुहैया कराए? बैंकिंग, वित्त। ठीक है, तो बैंक व्यवसाय का संचालन क्योंकि इनके बिना नहीं संभव है, तो यहाँ पर इनको उपलब्ध कौन कराता है धनराशि? बैंक। बैंक के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बैंक वित्त की समस्या का समाधान करके व्यवसाय की सहायता करते हैं। ठीक, तो ये आयातक निर्यातक दोनों को भुगतान करते हैं बैंक, और बैंकिंग के द्वारा जैसे यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि आपका जो माल है वो अमेरिका में गया, तो अमेरिका वाले क्या करेंगे? कैसे पैसा आपको देंगे? वो बैंक में जमा कर देंगे। बैंक में आपका खाता है, बैंक में जमा किया और फिर बैंक से आपने उसको भुना लिया। आपने यहाँ से रुपए दिए, वहाँ अमेरिका वालों को डॉलर मिल गया। तो ठीक है, ये कौन कन्वर्ट करता है? बैंक। तो बैंक भी बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये आपका छठा उत्तर जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है, व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका है? तो भैया लाभ की ही तो भूमिका है। लाभ से ही तो प्रेरित होकर एक व्यक्ति व्यवसाय करता है। आप अगर कोई बिजनेस करेंगे, मान लीजिए आपने जो भी सोचा हो बिजनेस अपने भविष्य के लिए, अगर आप कोई बिजनेस डालते हैं, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो आपको क्या करना है? आपने क्या किया? एक तरफ से माल जो है खरीदा, आपके पैसे इसमें गए। ठीक है, पैसा इसमें गया आपका। अब आप इस माल को बेचेंगे, बना के बेचें या फिर किसी भी तरह बेचेंगे उसे परिवर्तित करके, और पैसा फिर आपको मिलेगा। तो ये जो पैसा है, ये दोनों तरफ का जो पैसा है, वो ये पैसा जब ज़्यादा होगा, मिलने वाला पैसा इससे, तो जो अंश बचेगा वही तो होता है लाभ। तभी तो आप व्यवसाय कर रहे हैं, नहीं तो व्यवसाय में क्यों आप अपना सिर खपाएंगे, है ना? तो लाभ ही वो चीज़ है, लाभ ही वह प्रेरणा है जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय स्थापित करने, यानी बिजनेस को लगाने तथा उसे उन्नत बनाने, यानी कि उसको प्रोग्रेस करने हेतु विविध क्रियाकलाप व परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। आपने, या तो आपके घर में कोई व्यावसायिक हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, दुकान वाला हो, आपने देखा होगा वो कितना परिश्रम करते हैं अपने दुकान को या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। तो लाभ ही वह प्रेरणा होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लिखा, पैराग्राफ आपने चेंज किया और लिखा, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसाय तभी सफल कहलाता है जब लाभ अर्जित हो, यानी कोई लाभ कमा रहा है तभी कहलाएगा कि हाँ उसका बिजनेस तो बड़ी भैया सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप इतना लिखेंगे। आठवां जो क्वेश्चन है,
8वें क्वेश्चन में पूछा गया है व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है। तो जोखिम, ठीक है, यहाँ एक शब्द आया जोखिम। तो भैया आप अगर कोई उद्योग की स्थापना कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपने लाभ के लड्डू तो समझ लिए कि लाभ होता है, लाभ से प्रेरित होके, लेकिन यहाँ पर हानि भी तो हो सकती है। व्यापार में घाटा भी तो हो सकता है, व्यवसाय में घाटा भी तो हो सकता है। तो आप इतना आप में एक कहते हैं ना गट्स हो कि आप हानि को भी वहन करें, लाभ को भी, आप इन दोनों को सोचते हुए कोई व्यवसाय लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो सोच है, ये जो जैसे होता है ना कि तराजू है इधर और इधर, अब ये तराजू किधर को जाएगी ये आपको नहीं मालूम है, कभी लाभ कभी हानि, यानी कि आप सदैव एक जोखिम में होते हैं। जोखिम का क्या होता है मतलब रिस्क, आप एक रिस्क पे होते हैं कि आपको लाभ होगा या हानि। अब देखो, लाभ होना तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हानि होना रिस्क है, तो हम इसे कहेंगे कि हानि होने की संभावना को ही जोखिम कहते हैं, ठीक है। अब व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, ये बात आपने समझ ली, ठीक है, कि लाभ में हानि की भी संभावना होती है जो कि जोखिम हो सकती है। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, और इसकी प्रकृति क्या है। भैया इन जोखिम महाशय की भी प्रकृति होती है, यानी कि इनका भी एक नेचर होता है कि ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस किस प्रकार के हैं, है ना। देखिए जैसे यहीं पे आप समझ लीजिए, जोखिम है हानि की, लेकिन हानि कई प्रकार से हो सकती है। मान लीजिए मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर आ गया, प्रतियोगी आ गया, उसका माल अच्छा है तो आपको हानि हो सकती है। मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी आपके गोदाम में आग लग गई, सारा सामान जल के स्वाहा हो गया, तो हानि हो सकती है। तो इस तरह से कई तरह के जोखिम की प्रकृति हो सकती है, लेकिन इसे लिखना कैसे है ये चलिए देखते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे जब अनियंत्रित बाह्य अनिश्चितताओं, अनियंत्रित यानी जिस पर नियंत्रण नहीं है, व्यवसाय जिसका है उसका कोई नियंत्रण नहीं है, और बाह्य अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटना, जैसे कि कभी बाढ़ आ जाना या फिर कभी भूकंप आ गया या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जैसे कि आग लग गया, तो आकस्मिक घटनाओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ यानी लाभ पर्याप्त नहीं है या हानि हो, तो इसे व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। यह मांग में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, जैसे कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो व्यापार में घाटा हो सकता है। मांग में कमी है, मान लीजिए कपड़े बनाए आपने, व्यवसाय में आपके कपड़े बन रहे हैं, कपड़ों की मांग ही नहीं है, घटना अगर कोई हो जाए आदि के कारण उत्पन्न होती है। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद बोलेंगे प्रकृति, यानी कि यहां लिखेंगे आप व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति, इस तरह हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। अब आप आगे लिखेंगे प्रकृति में, क्योंकि ये लघु उत्तरी है तो आप केवल एक एक लाइन में लिखेंगे व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होते हैं। अनिश्चितता मतलब कि कोई घटना हो जाए या मांग मूल्य में परिवर्तन हो जाए, सरकारी नीति में परिवर्तन हो जाए, इसके कारण होते हैं। एक लाइन जोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा, यह प्रत्येक व्यवसाय के आवश्यक अंग है। भाई व्यवसाय में अगर लाभ हो रहा है तो जोखिम भी होगा, ये एक आवश्यक अंग है। जब लाभ कमाते हैं तो समझिए जोखिम को हमने कम किया। तीसरा है जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति व आकार पर निर्भर करती है। अगर व्यवसाय बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। अगर मान लीजिए माल गोदाम फूंक जाए या फिर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो व्यवसाय और की प्रकृति पे भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि फैशन की वस्तु आप बना रहे हैं तो एक समय के बाद उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो इसकी प्रकृति है कि फैशन की वस्तु बना रहे हैं तो आप रिस्क पे रहेंगे, जोखिम में रहेंगे, ठीक है। अगला चौथा है लास्ट, जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। भाई जिसने जोखिम उठाया, मतलब कहते हैं ना कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन, यानी कि ज़्यादा अगर जोखिम है तो ज़्यादा लाभ भी है। अगर आप जोखिम उठाने का साहस रख रहे हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे प्रकृति। उसके बाद दैट्स इट, आपका 8वां जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के क्रम में शुरुआत होती है पहले प्रश्न की, जो है व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें बहुत अच्छे से आपको व्याख्या करनी होगी, और जब कोई एक चीज़ पूछी जाए तो उसके उदाहरण और जो भी एग्जाम्पल हैं और जो भी उसके गुण हैं, विशेषताएं, सब आपको बताने होंगे। और यहाँ तो दिया ही हुआ है कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे व्यवसाय की
परिभाषा। तो व्यवसाय की जो परिभाषा है वो अभी लघु उत्तरी में जो तीसरा क्वेश्चन था ना आपका कि व्यवसाय का अर्थ बताइए, तो उस तीसरे क्वेश्चन में से जैसे मैंने बताया है व्यवसाय का अर्थ, उस पूरे के पूरे को आपको यहाँ लिखना है। तो व्यवसाय की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। उसमें थोड़ा उदाहरण भी जो भी मैंने उसमें दिया है वो आप पूरा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे व्यवसाय की विशेषताएं। उसके बाद एक फ्लो चार्ट इस ढंग से बनाएंगे। फ्लो चार्ट यहाँ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे 7 इसकी विशेषताएं हैं, तो पहले आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। आप चाहें तो व्यवसाय की विशेषताएं जैसे कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, व्यवसाय की विशेषताएं, ठीक है। ये आपने लिखा और एक गोला कर लिया, ठीक। उसके बाद आपने इस तरह से तीर लगा करके 7 तीर लगाए और यहाँ आपने उसे विशेषताओं को लिख लिया। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक। तो जब आप इस तरह से करते हैं या फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं इस तरीके से सर्कल करके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो एक नहीं होता है कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव, आप अपने उत्तर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, यानी कि एग्जामिनर का जो दिमाग है वो सबसे पहले आपके उत्तर पे जाएगा, आपकी कॉपी पे टिक जाएगा और टिकेगा तो फिर नंबर मिलेंगे। नहीं तो भाई जिस वे में वो नंबर देता जा रहा है, मान लो 6 में से दे रहा है 3 तो 3 सबको देता जा रहा है, लेकिन आपका जब वो पढ़ेगा कुछ अलग देखेगा तो हो सकता है 6 में से आपको 5 मिल जाए, हो सकता है क्या, डेफिनेटली ये होता है, ठीक है। तो अब आपने लिख लिया व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या है वो समझ ली जाए। चलिए, आर्थिक क्रिया सबसे पहले आप हेडिंग के तौर पे लिख दीजिए या बिंदुवत रूप में इसको कहेंगे। आर्थिक क्रिया यानी व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लाभ से प्रेरित होकर कार्य किया जाता है, किसी भावनात्मक रूप से प्रेरित नहीं हुआ जाता, बल्कि लाभ से प्रेरित होकर और लाभ कमाने के उद्देश्य से, जीवन यापन के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। तो ये आप लिखेंगे 2 लाइन में, ठीक है। 2-3 लाइन ये हो जाएगा आर्थिक क्रिया है। जैसे कि किसी शिक्षक का पढ़ाना विद्यालय में वेतन के लिए होता है, किसी श्रमिक का मजदूरी करना, किसी श्रमिक का कार्य करना मजदूरी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ये लिखेंगे। चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन करते रहिए जो मैं बोल रही हूँ। दूसरा, वस्तु व सेवाओं का उत्पादन। व्यवसाय में वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, उनको मिला के इसमें जो सेवा या वस्तु का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि यह डिमांड को आपूर्ति करता है, डिमांड को पूरा करने का कार्य करता है, व्यवसाय के द्वारा होता है। जैसे चीनी, पेन, नोटबुक या कोई भी दूसरी चीज़, मशीन, फर्नीचर, इन सब चीज़ों का, या फिर डॉक्टर या टीचर, ये सब शिक्षा का, ये सेवा का उत्पादन करते हैं। तो इस व्यवसाय में क्या विशेषता है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, सेवाओं को प्रदान किया जाता है, ठीक। तीसरी है वस्तु और सेवाओं का विनिमय। उत्पादन तो होता ही है, बाकी इनका विनिमय यानी कि क्रय विक्रय। विनिमय का मतलब होता है क्रय विक्रय होता है कि भाई इसके बदले कितना पैसा मिला, और सेवाओं का या वस्तुओं का हस्तांतरण होता है। जैसे डॉक्टर अगर अपनी क्लिनिक में अगर देख रहा है तो उसके बदले वो फीस लेगा अपनी, शिक्षक जो है तो उसके बदले वेतन लेगा अपनी, ठीक है। तो ये वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। कोई वस्तु अगर खरीदने जाओ तो पैसा देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये अगली है, तीसरी विशेषता है। अगला है चौथा, नियमितता। नियमितता का मतलब नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय। व्यवसाय में ऐसा नहीं कि आज किया फिर बंद कर दिया फिर 1 साल बाद कर रहे हैं। एक नियमित रूप से वस्तु सेवाओं का लेन देन होता है, रोज के रोज होगा, हफ्ते के हफ्ते होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपना घरेलू रेडियो जो है, जैसे आप मान लीजिए कबाड़ आपको बेचना है, तो क्या आपका वो व्यवसाय होगा? नहीं। आप कबाड़ जो है बेचते हैं, माह में एक बार बेचते हैं, ठीक। लेकिन जो कबाड़ी वाला है उसका व्यवसाय क्या है? कबाड़ को बेचना, थोक सबके यहाँ से लेना और थोक में बेचना। तो कबाड़ी वाले का यह क्या है? व्यवसाय है। यह रोज का रोज ये काम करता है, रोज ये आवाज लगाता है और कबाड़ इकट्ठा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है नियमितता नहीं है आपके काम में। आप कबाड़ जब होगा इकट्ठा तब बेचेंगे, लेकिन कबाड़ी वाले के लिए नियमितता है, तो ये इसका व्यवसाय है। तो इसी प्रकार जो एक चीज़ अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं व्यवसाय के तौर पे, तो वो व्यवसाय में आएगी। तो व्यवसाय की विशेषता क्या है कि इसमें नियमितता होती है, नियमित रूप से वस्तुओं का उत्पादन होता है, आर्थिक क्रिया होती है और सेवाओं का विनिमय होता है, ठीक है। ये तो हो गई चौथी विशेषता। 5वां है लाभ अर्जन।
जो भी कुछ व्यवसाय में किया जाता है वो लाभ अर्जन के उद्देश्य से किया जाता है। भाई लाभ होगा तभी व्यवसाय चलेगा, और तभी चलता है, तभी वह प्रेरणा मिलती है कि हम व्यवसाय स्थापित करें। तो लाभ अर्जन यहाँ पे बहुत ही जो लोगों को है वो सक्रिय करता है। लाभ अर्जन का जो एक प्रेरणा होती है लाभ अर्जन की। छठा है प्रतिफल अनिश्चित। देखिए भाई, व्यवसाय आपने लगाया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा लाभ हो और एक निश्चित तौर पे लाभ हो सकता है कभी लाभ हो और हो सकता है कभी हानि हो, और ये भी हो सकता है हानि कभी इतनी हो तो कभी ये बढ़ के इतनी हो जाए। लाभ अगर इतना हो रहा है तो लाभ कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ अनिश्चित होता है। जरूरी नहीं कि दुकान आपने जैसे लगाया तो दुकान पे जरूरी नहीं कि 100 पैकेट बिस्किट बिक रहे हैं तो अगले दिन भी 100 बिके, हो सकता है अगले दिन 10 ही बिके, है ना। हो सकता है कबाड़ी वाले को एक दिन बहुत ज़्यादा कबाड़ मिल जाए, एक दिन मिले ना, संडे वनडे को बहुत ज़्यादा। तो अनिश्चितता होती है, प्रतिफल यानी रिजल्ट की अनिश्चितता होती है व्यवसाय में। व्यवसाय में प्रतिफल अनिश्चित होता है। सातवां और लास्ट है जोखिम के तत्व। जोखिम के तत्व मतलब आपको ये मालूम है, अभी मैंने लघु उत्तरी में बताया कि व्यवसाय में जोखिम होता है, लाभ और हानि के भी जोखिम होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जोखिम जो है एक अनिश्चितता होती है। जोखिम क्या है? अनिश्चितता के कारण ही है कि क्या होगा पता नहीं, लाभ होगा या हानि होगी, ज़्यादा हानि होगी या कम हानि होगी, या फिर लाभ भी नहीं होगा हानि भी नहीं होगी। तो जोखिम के तत्व हमेशा व्यवसाय में निहित होते हैं। और ये किस कारण से होते हैं? जैसे कि रुचि अगर बदली, फैशन बदल गया मान लीजिए, या फिर कोई आपदा आ गई, है ना, कोई घटना हो गई, इसकी वजह से ये जोखिम आ जाता है। तो जोखिम जो है वो भी व्यवसाय की एक निश्चितता होती है। तो इस तरह जो मैंने आपको बताया है अभी, ऐसे पहले तो लिख लीजिएगा, उसके बाद एक एक हेडिंग देते जाएंगे, इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, फिर दूसरी हेडिंग दी, फिर उसके बारे में 2 लाइन लिखी। इस तरह करते हुए आपका एक अच्छा खासा दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है वो तैयार हो जाएगा। दूसरा दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है वो है व्यवसाय की तुलना पेशा और रोजगार से करें। तो व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ये आपका बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोफार्मा में आपके सारणी 1.1 में दिया हुआ है, जिसको आप कॉपी करेंगे। यानी कि यही चीज़ बिल्कुल जो 8 इसकी तुलना दी हुई है वो आप लिखेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक नंबर पेज नंबर जो है 14 में ये दी हुई है। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ ये कैसे है, बाकी आपको लिखना बिल्कुल इसी तरीके से है। यह है वो प्रोफार्मा, और इसी तरीके से आप केवल दीर्घोत्तरी जो आपको अभी दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखेंगे, और ऊपर में हेडिंग देंगे व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में तुलना। अब आधार यहाँ क्या क्या है? स्थापना की विधि। व्यवसाय में क्या होता है? उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं यदि आवश्यक हो ये की जाती हैं व्यवसाय में। पेशा में किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता या व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होता है पेशा में। जैसे कि आप मान लीजिए ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर में कोई लड़की वहां से सीख ली और वहां से प्रमाण पत्र लेके अपना पेशा जो है वो शुरू कर दी। रोजगार क्या है? नियुक्ति पत्र या सेवा समझौता। यहाँ पे क्या होता है? जैसे सरकारी नौकरी लगती है तो वहाँ नियुक्ति पत्र दिया जाता है, या फिर एक ऑथराइज्ड लेटर दिया जाता है, तब रोजगार कोई करता है। रोजगार अकेले कोई कर सकता है। कार्य की प्रकृति कैसी होती है? व्यवसाय में जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता होती है। व्यवसाय कोई भी हो उसमें जनता की वस्तुएं बनती हैं। पेशा में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। जैसे वही ब्यूटी पार्लर की बात की मैंने, तो वो सेवा प्रदान कर रही हैं सौंदर्य को लेकर के, ठीक है। सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना। कोई भी सरकारी कर्मचारी आप देखिए, कोई एक चीज के लिए काम नहीं करता, लेकिन सेवा जिस चीज के लिए, कोई टीचर अगर नियुक्त हुआ है तो टीचरी का काम करेगा, कोई डॉक्टर नियुक्त हुआ है तो डॉक्टरी का, या वकील नियुक्त हुआ है तो वकील ही करेगा, ठीक है। तो सेवा समझौता जैसे हुआ या नियुक्ति जिस चीज में हुई है वो काम ये करेगा। योग्यता, व्यवसाय में किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा 5वीं क्लास पास या फिर 10वीं क्लास पास बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। इसका मतलब कि कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता इसमें नहीं होती। व्यवसाय चल गया, आप में अगर बिजनेस क्वालिटी है, बिजनेस माइंडेड आप हैं, तो आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल सकता है। पेशा क्या है? विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण या विशेष योग्यता अति आवश्यक है। जैसे कि आप कंप्यूटर के, अगर कंप्यूटर आप किसी को सिखा रहे हैं, आपने कोचिंग संस्थान खोल लिया कंप्यूटर का, या आपने ब्यूटी पार्लर खोला, तो आपको प्रशिक्षित होना चाहिए उसमें, ठीक है। पता चला कि आपको बाल काटना है, आपने कुछ का कुछ काट दिया, तो भाई आप पैसे मिलने के बजाय पिटाई मिलने लगेगी, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। रोजगार में क्या होता है कि नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता व प्रशिक्षण। नियोक्ता जो होता है, यानी कोई कंपनी अगर आपको निर्धारित करी या सरकार, तो आपको एक प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे टीचर को बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है या उससे पहले कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्धारित योग्यता प्रशिक्षण होता है।
प्रतिफल यानी रिजल्ट आपको क्या मिलता है? अर्जित लाभ। जो आप बेच के विनिमय से जो लाभ अर्जित करते हैं वही आपका प्रतिफल है। और ये प्रशिक्षण में क्या होता है? फीस। पेशा में आपको फीस मिलती है और रोजगार में वेतन या मजदूरी मिलती है। ये तो भाई कोई भी कर्मचारी है उसको मजदूरी या वेतन मिलेगा। पूंजी निवेश क्या होता है? व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी निवेश आवश्यक होता है। मतलब कि अगर व्यवसाय चाहिए कि आपको 10 लाख निवेश करना है तो 10 लाख की आवश्यकता होगी। लेकिन रोजगार पेशा में क्या होता है? स्थापना के लिए सीमित पूंजी आवश्यक होती है। छोटी सी पूंजी से आप ब्यूटी पार्लर या फिर कंप्यूटर कोचिंग खोल सकते हैं। रोजगार में पूंजी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये निजी चीज नहीं है, ये सरकारी चीज। या फिर कंपनी में जाके आप जॉब करते हैं तो फिर वहां पूंजी आपसे नहीं पूछी जाएगी आपके पास कितनी पूंजी है। यहाँ केवल आपसे आपकी योग्यता पूछी जाएगी। ठीक है। जोखिम, लाभ अनिश्चित तथा अनियमित जोखिम सदैव रहता है व्यवसाय में। ठीक। लेकिन पेशा में क्या होता है? फीस नियमित और निश्चित होती है, लेकिन कुछ जोखिम भी होता है। क्यों होता है? मान लीजिए आपके कोचिंग सेंटर पे या फिर ब्यूटी पार्लर में कोई ग्राहक ना आए तो जोखिम भी तो है कि भाई हमारा ठप हो गया, काम नहीं चल रहा है। लेकिन रोजगार में जोखिम कोई नहीं होता। सरकारी कर्मचारियों को देखिए, कोरोना काल में भी उनको वेतन मिल रहा है, नियमित रूप से मिल रहा है, या फिर इनको कोई ऐसा जोखिम नहीं होता। बीमा भी कराया जाता है, पेंशन भी होती है। ठीक है। तो जो रोजगार में जोखिम नहीं होता। 7वां है हित हस्तांतरण। कुछ औपचारिकताओं के साथ हित स्थानांतरण संभव। मतलब कि यहाँ पे जो कल्याण का भावना होता है वह संभव है। संभव नहीं है यहाँ पेशा में और रोजगार में भी संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसी संस्था के लिए काम करते हैं। ये तो स्वयं के लिए काम करते हैं पेशा वाले, और रोजगार किसी संस्था के लिए। तो यहाँ कोई कल्याण और हित हस्तांतरण नहीं होता है। ठीक है। 8वां है आचार संहिता, यानी कि जो सरकार आपको संहिता लगाती है, रूल रेगुलेशन, उसकी बात हो रही है। तो व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती। इनका अपना व्यवसाय है, अपनी दुकान है, अपना बिजनेस है। चाहे बंद करें, चाहे खोलें, चाहे 11 बजे रात तक खोलें या सुबह उठ के 5 ही बजे खोल दें, ये उनके ऊपर है। पेशा में क्या है? पेशेवर आचार संहिता का पालन आवश्यक होता है। यानी कि आप अगर यही चीज़ की प्रशिक्षण जरूरी है तो यहाँ आचार संहिता भी जरूरी होती है। रोजगार में तो व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होता है। जो नियोक्ता के नियम है उसको पालन करना होगा। तो इस तरीके से आप यही नंबरिंग देंगे, यही आधार देंगे, और इस तरह से तीनों का आप जो तुलना है वो करेंगे, और ये आपका पूरा उत्तर जो है वो पूरा हो जाएगा। तीसरा दीर्घोत्तरी है उद्योग को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के उद्योगों को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले उद्योग की परिभाषा हम दे दें, और यहाँ मैंने एक व्यापक परिभाषा दी है, चाहे आप लिख लीजिए इसको अभी ही, कि समान तथा संबंधित वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित, मतलब एक जैसी, समान मतलब एक जैसी वस्तुओं और सेवा या तो वस्तुओं के उत्पादन में सम्मिलित समस्त इकाइयों का समूह, यानी जितनी इकाइयाँ, जितनी फैक्ट्रीज वो उत्पादन कर रही हैं उनका समूह, अब कॉमा डाला है, फिर जो संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं व सेवाओं में, संसाधन को उपयोगी वस्तु व सेवाओं में क्या करता है? परिवर्तित करता है यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल के प्रयोग से। अब कैसे परिवर्तित करेगा? मशीनों के द्वारा, उपकरण के द्वारा, और तकनीकी कौशल से, यानी कि इसका स्किल्ड होगा, वहाँ पे स्किल होगा कि हाँ ये इसको ऐसे बनाना है, तो तकनीकी कौशल के प्रयोग से परिवर्तित करता है, उद्योग कहलाता है। ठीक है। यहाँ कई बातें मैंने मिला करके एक व्यापक परिभाषा दी है, और ऐसी परिभाषा में से ही जो होती है वो बोर्ड में नंबर खींचती है। कैसे? समान तथा संबंधित वस्तु, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। समान तथा संबंधित वस्तु यानी एक जैसी वस्तु। अब यहाँ पे उदाहरण आप दे दीजिए। उदाहरण के तौर पे आप देंगे सूती वस्त्र उद्योग, ये तो एक वस्तु का दे दिया आपने। सीमेंट उद्योग भी दे सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग हुआ। और दूसरी ओर आप दे सकते हैं बैंक उद्योग। ठीक है। इस तरह से बैंक उद्योग या फिर बीमा उद्योग, तो ये सेवा का भी एक आग दे देंगे उदाहरण। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए सूती वस्त्र उद्योग को ही लेके चलें तो जितनी मिलें हैं पूरे भारतवर्ष में, मान लीजिए भारतवर्ष की ही केवल बात करें, जितनी मिलें हैं सूती वस्त्र उद्योग की अलग अलग होंगी। जरूरी नहीं कि एक ही ऑनर होगा, उसका मालिक एक ही होगा। एक होगी खन्ना इंडस्ट्री होगी, दूसरी होगी कोई सिंह इंडस्ट्री होगी, मिश्रा इंडस्ट्री, इस टाइप के हो सकते हैं। लेकिन सब सूती वस्त्र का उत्पादन कर रहे हैं, तो इस सब को मिला करके क्या कहेंगे? सूती वस्त्र उद्योग
है ना। तो समान तथा संबंधित वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित समस्त इकाइयों का समूह, ये जितनी है फैक्ट्रियों का जो है समूह, जो संसाधनों को उपयोगी व वस्तुओं व सेवाओं में, यानी संसाधन यहाँ क्या है, कपास है, ठीक है, इसको किस में परिवर्तित करता है, वस्त्र में परिवर्तित करता है। किसके द्वारा, यांत्रिक उपकरण व तकनीकी कौशल। अब कपास को वस्त्र में कैसे किया जाए, इसके लिए मशीन बहुत ज़रूरी है और तकनीकी कौशल की ज़रूरत है, यानी यहाँ की जो बुनकर होंगे या फिर जो बनाने वाले हैं उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये सारी क्रियाएं जहाँ होती हैं मिला करके क्या होती हैं, उद्योग कहलाता है, ठीक। तो इतना आप लिखेंगे। उसके बाद चलेंगे विभिन्न प्रकार के उद्योग के उदाहरण सहित समझाइए। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग क्या हैं, एक एक करके देखेंगे। वैसे इससे पहले मैंने लघु उत्तरी में 5वां जो आपका प्रश्न था, उद्योगों के विभिन्न प्रकार क्या है, वहाँ मैंने उद्योगों के विभिन्न प्रकार बताया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसको लेंदी लिखना है, बताती हूँ कैसे लिखना है। तो उद्योग के प्रकार का ये फ्लो चार्ट आप पहले बनाएंगे ब्लैक पेन से, ठीक है, या फिर आप ये ब्लू से लिखिए और ये जो एरो वगैरह दिया हुआ है फ्लो, उसको आप ब्लैक से कर लीजिए या स्केच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उद्योग के प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये आप लिख लेंगे, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। फिर प्राथमिक के 2 हैं, यहाँ पे आप नंबरिंग ऐसे डाल सकते हैं, डालना ही चाहिए। 3 हैं, अब इसके ये 2 हैं तो ये नंबरिंग इस तरह से रोमन में आप डाल दीजिए, ठीक है। इसके भी 2 हैं, इसको भी रोमन में ही डालेंगे, ठीक। उसके बाद ये 2 क्या हैं, प्राथमिक के हैं निष्कर्षण उद्योग, जननिक उद्योग, और द्वितीयक उद्योग के क्या है, निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। अब विनिर्माण के जो हैं वो इतने हैं, यानी कि ये ए डाल दीजिए, इसे बी कृत्रिम उद्योग, सी है प्रक्रमी उद्योग और डी है हमारा सम्मिलित उद्योग, ठीक। तो इतना करके, और तृतीयक उद्योग, इतना फ्लो चार्ट करके आप एक एक करके उठाएंगे और बताएंगे कि ये क्या होता है। और ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन इसको पहले आप समझ लीजिए। प्राथमिक उद्योग आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपने 1 नंबर जैसे नंबर दिया है वैसे लिखेंगे। प्राथमिक उद्योग लिखा, ठीक, डैश दिया, और उसके बाद इसमें लिखा ये वे उद्योग होते हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु व वनस्पति के विकास से है। यह सीधे रूप में प्रकृति से जुड़े होते हैं, ठीक। फिर इसी में लिखेंगे, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। प्राथमिक उद्योग को, प्राथमिक उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, निष्कर्षण उद्योग, जननिक उद्योग। पहला फिर डालेंगे आप निष्कर्षण उद्योग, इसका हेडिंग डालेंगे और डैश देके लिखेंगे कि निष्कर्षण उद्योग आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जो प्राय भूमि से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे खेती करना, उत्खनन, इमारती लकड़ी, शिकार या मछली पकड़ना। ये सीधे रूप से प्रकृति से लिए जाते हैं, ठीक। अब जननिक, यहाँ फिर दूसरा नंबर डालेंगे, ये जननिक उद्योग, इसमें लिखेंगे कि इस उद्योग के अंतर्गत पशु पक्षियों का प्रजनन, पालन, वनस्पति उगाना और डेयरी उद्योग ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ उदाहरण मस्ट है कि उदाहरण आप दे रहे हैं। यहाँ बीज, पौधा, नर्सरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, फॉर्म, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज़ें जननिक उद्योग में आती हैं, ठीक। यहाँ लिखा आपने, खत्म। उसके बाद आप दूसरा नंबर डालेंगे द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग क्या होते हैं, जो कि विनिर्माण करते हैं या फिर प्राथमिक उद्योग से लेकर के उसका कुछ अन्य उद्योग, अन्य चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है, तो स्टील का निर्माण क्या हुआ, द्वितीयक उद्योग। कच्चा लोहा यहाँ से आया और यहाँ आके ये स्टील बन गया, ठीक, तो ये द्वितीयक में आएगा। इसमें भी 2 होते हैं, निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग क्या होता है, ऐसे उद्योग जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, ये सब बनाना निर्माण उद्योग हो गए, इसमें आपने लिख लिया। उसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में कच्चे माल को प्रक्रिया करके कुछ अधिक ही उपयोगी बनाया जाता है, ठीक। अब इसको 4 श्रेणी में बांट लेते हैं। फिर आप यहाँ डालेंगे ए विश्लेषणात्मक उद्योग, डैश देके लिखेंगे ये वे उद्योग होते हैं जिनको जैसे कि ये मुख्य रूप से जो कच्चे तौर पे पृथ्वी से जो मिलते हैं, प्रकृति से जो मिलते हैं, उनको पृथकीकरण द्वारा इनका उत्पादन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कच्चा तेल मिला, उसमें से शोधन के द्वारा तेल शोधक कारखाने जो होते हैं, इसको शोधन के द्वारा बेकार चीज़ें उसका अवशिष्ट फेंक देते हैं और काम का तेल जो है वह यूज़ में ले आते हैं, ठीक है। कृत्रिम उद्योग यहाँ पे है। कृत्रिम उद्योग क्या है, जैसे सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग है तो विनिर्माण का, लेकिन ये कृत्रिम उद्योग है, सीमेंट जो है बनाया जाता है, ठीक।
प्रक्रिया या प्रक्रमी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, जैसे चीनी। प्रक्रमी में क्या होता है, ये प्रक्रम से गुजरते हैं, जैसे कि गन्ना है आपका, गन्ना कई प्रक्रिया से जब गुजरता है तो वह चीनी बनता है। ठीक, तो प्रक्रमी उद्योग इसे कहते हैं। सम्मिलित उद्योग क्या होता है? सम्मिलित उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं, जैसे कार। सम्मिलित उद्योग क्या है? कार। ये विनिर्माण में है, लेकिन कार का उत्पादन कैसे होता है? इसको अलग अलग नट बोल्ट का अलग है, वहाँ से मंगाया जाता है, बॉडी अलग मंगाई जाती है, टायर के कारखाने से टायर मंगाया जाता है, इस तरह करके उसको जोड़ करके सम्मिलित करके एक नई चीज़ बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादातर सम्मिलित उद्योग के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इतना आप जब लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा ये उत्तर जो है तैयार हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दीर्घोत्तरी में वाणिज्य से संबंधित क्रियाओं का वर्णन कीजिए। वाणिज्य से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं उनका यहाँ पे वर्णन करने का मतलब है कि उनको डिटेल में आपको बताना होगा। तो वाणिज्य के संबंधित जो क्रियाएं हैं यहाँ आप लिखेंगे, वाणिज्य से संबंधित क्रियाएं जो हैं वो पहली वे जो माल की बिक्री या विनिमय के लिए की जाती है, इन्हें व्यापार कहते हैं। यानी कि आप इसको बिंदु में पहले लिखिए, आप लिखेंगे वाणिज्य से संबंधित क्रियाएं। ठीक, और इसके बाद आप इस तरह से देंगे और लिखेंगे व्यापार और व्यापार सहायक क्रियाएं। ठीक, व्यापार क्रियाएं और व्यापार सहायक क्रियाएं, ये फ्लो चार्ट इस तरह से आप देंगे। यहाँ पर आपने व्यापार क्रियाएं या फिर व्यापार और व्यापार सहायक क्रियाएं कर लिया। उसके बाद अब व्यापार क्रियाएं में आप इसको डिटेलिंग में लिखेंगे। व्यापार क्रियाएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे व्यापार जो है वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका अर्थ बिक्री, हस्तांतरण या विनिमय से है। व्यापार का मतलब क्या होता है? बिक्री, यानी कि अगर आपकी बिक्री हो रही है, हस्तांतरण हो रहा है, विनिमय हो रहा है ना, तो ये व्यापार है। बिक्री विनिमय व्यापार होता है। ठीक है, इसमें उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाता है और उपभोक्ता इसके बदले पैसा देता है। और व्यापारी मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रियाएं करते हुए विभिन्न बाजारों में उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। जो व्यापारिक होते हैं, व्यापार होते हैं, जैसे आलू का उत्पादन किया आपने व्यवसाय में, तो व्यापारी जो अड़हातिये होते हैं वो आलू को ले जा करके बेचेंगे, अन्य मार्केटों में पहुंचाएंगे। तो ये आपको व्यापार का यहाँ पे आप थोड़ा सा उसकी परिभाषा देंगे, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे कि व्यापार को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। ठीक, आंतरिक या देशी व्यापार में वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान एक ही देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किया जाता है। और बाह्य में क्या होता है? ये फॉरेन भी जाके कर सकते हैं, देश के बाहर भी करते हैं। इसमें फुटकर व्यापारी आते हैं और इसमें थोक व्यापारी आते हैं जो बाह्य करते हैं। ये बड़े व्यापारी होते हैं और आयात निर्यात के अंतर्गत व्यापार करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे व्यापार क्रियाएं में आंतरिक और बाह्य आप बता देंगे। फिर आएंगे व्यापार सहायक क्रियाओं पे। व्यापार सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो व्यापार में सहायता करती हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन व्यापार के सहायक कार्य हैं। ये अगर ना हो तो इनकी बढ़ोतरी, व्यापार की बढ़ोतरी नहीं होती, ये प्रगति नहीं करते हैं। तो व्यापार सहायक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और व्यापार सहायक क्रियाओं को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि परिवहन, इसमें ट्रक, जल परिवहन, वायु परिवहन या फिर स्थल परिवहन, ट्रक वगैरह आते हैं जो कि माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसमें आता है बैंकिंग व वित्त, यानी कि अगर फैक्ट्री व्यापार में अगर ज़रूरत है वित्त की, पैसे की, तो बैंक वगैरह सहायता करते हैं, वो धन देते हैं और वो लोन देते हैं। अगला है बीमा। बीमा वाले क्या करते हैं? बीमा करते हैं, अगर कोई घाटा पड़ गया या फिर कोई आपदा आ गई तो बीमा वाले इसमें सहायक होते हैं। जोखिम जो होता है उसको कम करता है। बीमा जो होता है किसी जोखिम को कम करता है। ठीक है, तो बीमा हो गया। फिर उसके बाद व्यापार सहायक क्रियाएँ क्या होती हैं? भंडारण।
जो भी चीज़ उत्पादित हुई, जैसे कि आलू का उत्पादन हुआ तो कोल्ड स्टोर में रखा गया, फिर उसका वितरण हुआ, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में किया गया तो उनका भंडारण करने के लिए भंडारण गृह होते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत ही सहायक होते हैं व्यापार में। फिर है विज्ञापन। विज्ञापन आप आए दिन देखते ही हैं, जब भी टीवी खोलते हैं विज्ञापन, तो किसी चीज़ का जब आप विज्ञापन करेंगे होर्डिंग के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से, किसी भी माध्यम से करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ता है। ठीक है, तो विज्ञापन भी बहुत ज़रूरी है और विज्ञापन जितना अच्छा होगा उतना आपका व्यापार जो है वो बढ़ सकता है, बजाय कि आपके व्यापार में गुणवत्ता भी हो। तो इस तरह से यहाँ पर 5 ये जो हैं इसके व्यापार सहायक क्रियाएं मुख्य रूप से 5 भाग में विभाजित होती हैं। तो जब आप इसके सारी डिटेलिंग देंगे, क्योंकि आप समझ तो चुके, मैंने आपको अभी समझा दिया सारी चीज़, इसको जब 2-2 3-3 लाइन में भी लिखेंगे तो अच्छा खासा उत्तर एक तैयार हो जाएगा, दीर्घ उत्तरी। ठीक है, 5वां प्रश्न है, व्यवसाय के किन्हीं 5 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो उससे पहले आप बताएंगे कि 5 उद्देश्य हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो लाभ अर्जन करना है। तो यहाँ लिखना है आपको, व्यवसायी अपने कार्यों के बदले जो प्राप्त करना चाहता है वह व्यवसाय के उद्देश्य में व्यक्त होता है। हालांकि लाभ अर्जन करना व्यवसाय का अग्रणी उद्देश्य है, परंतु इसके साथ ही अन्य उद्देश्य भी होते हैं। इसको आप जरूर मेंशन करेंगे कि लाभ अर्जन करना सब जानते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य है, लेकिन यह प्रायोरिटी में तो है, लेकिन एकमात्र यही उद्देश्य नहीं होता है, अन्य उद्देश्य भी होते हैं। जैसे बाजार में स्थिति, बाजार में स्थिति का मतलब है रेपुटेशन। पहले आप ये 5 लिखेंगे और एक एक करके फिर या 5 लिख लीजिए या फिर एक एक करके लिखते जाइए और डैश देते जाइए कि बाजार में स्थिति, यानी कि कोई भी व्यवसाय अपनी बाजार में स्थिति को बनाए रखना चाहता है और इसके लिए कार्य करता है। इसके लिए वह लाभ से प्रेरित होकर ही घटिया माल बेचता रहेगा ज़्यादा दाम में, बल्कि वह उसको भी गुणवत्ता में सुधार करता है और अन्य चीज़ों में खर्च भी करता है, विज्ञापन वगैरह में, ताकि बाजार में उसका रेपुटेशन जो है वो बना रहे, उसकी साख बनी रहे। दूसरा है नवप्रवर्तन, यानी कि व्यवसाय में केवल लाभ से वही घिसी पिटी चीज़ें ही नहीं बेचना चाहेगा, बल्कि वह कुछ पैसे लगा के या फिर कम लाभ में ज़्यादा पूंजी लगा के नवप्रवर्तन भी करना चाहता है। यानी कि व्यवसाय का जो एक है कि नई चीज़ें आए बाजार में, नए चीज़ों का इनोवेशन करना चाहता है, नवप्रवर्तन। तीसरा है उत्पादकता, वह अपनी उत्पादकता को भी मेंटेन करना चाहता है और उत्पादकता का मूल्यांकन भी करता है। और एक जैसे होता है ना कि उत्पादकता इतनी ज़्यादा नहीं कर देता है कि लोग उससे ऊब जाए, मतलब कि एक जैसे 10 तरह की चीज़ें बनाएगा थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि एक चीज़ें 10 के बराबर बना दे। मतलब ये उत्पादकता को भी मेंटेन करना होता है, उसको उत्पादकता उपलब्ध जो स्रोत हैं उसकी पूरी तरह से संसाधनों का उपयोग करके जितनी उत्पादकता है और जितनी डिमांड है इसको समझ के वो उत्पादकता करता है। चौथा है प्रबंध निष्पादन व विकास। प्रबंध निष्पादन का मतलब होता है कि उद्यम में मैनेजर से यह अपेक्षा रहती है कि वह व्यावसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता और सामंजस्य बनाए। भाई मैनेजर सही रहेगा तो सबसे सही काम करा सकता है। ठीक, तो ये भी चीज़ जरूरी होती है कि अच्छे मैनेजर व्यवसाय में रहें। 5वां कर्मचारी निष्पादन, यानी कर्मचारी भी अच्छे होने चाहिए, उनकी मनोवृत्ति अच्छी होनी चाहिए, वो वेतन के लिए ही ना काम करें कि वेतन मिला बस भैया ठीक है ऊब के काम करें, वो मन से काम करें, यानी उनकी मन से काम करने वाली प्रवृत्ति से व्यवसाय बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों में आप 2-2 4-4 लाइन लिखते जाएंगे तो ये पूरा आपका दीर्घोत्तरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 5, क्योंकि यहाँ 5 उद्देश्य दिए गए हैं तो ये मुख्य 5 उद्देश्य हैं, इन्हीं 5 उद्देश्यों को आपको लिखना चाहिए। प्रश्न है, व्यावसायिक जोखिमों की अवधारणा को समझाइए तथा इनके कारणों को भी स्पष्ट करें। तो व्यावसायिक जोखिम की जो अवधारणा है वो अभी लघु उत्तरी में मैंने आपको बताया है, 8वें प्रश्न पे है ये, उसको आप पूरा का पूरा लिखेंगे, प्रकृति जो है वो भी लिखेंगे। अब यहाँ पे है, ये तो हो गया, प्रकृति के साथ जब आप लिखेंगे तो अवधारणा हो जाएगी, इनके कारणों को भी स्पष्ट करें। तो यहाँ पे फिर आप जब उतना लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे व्यावसायिक जोखिम के कारण। इस तरह फ्लोचार्ट बनाएंगे, व्यावसायिक जोखिमों के कारण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, आर्थिक कारण, अन्य कारण, ये 4 भागों में डिवाइड करेंगे। और प्राकृतिक कारण जैसे कि यहाँ सीधे उदाहरण से ही मतलब होगा, प्राकृतिक जो प्रकृति के रूप से में आए, प्राकृतिक से दी जाए जो आपदा, जैसे कि हुआ बाढ़ हुआ, भूचाल आ गया कभी, या फिर बिजली गिर गई, या वर्षा, भारी वर्षा हो गई है ना, अकाल पड़ गया, तो इस तरह की चीज़ें प्राकृतिक कारण, इसके कारण से व्यवसाय में जोखिम होता है कि भाई हमारा व्यवसाय चौपट ना हो जाए। मानवीय कारण जैसे कि कोई
बेईमानी कर गया, कोई कर्मचारी या फिर कोई प्रबंधक बेईमानी कर गया, ठीक है, या लापरवाही, कहीं का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था नहीं मिल पाया, कहीं का लापरवाही हो गई, या फिर हड़ताल हो जाए, अगर यूनियन जो है मजदूर यूनियन हड़ताल पे चले जाए, अपनी मांगों को मानने लगे, तो यहाँ क्या होगा, जोखिम हो सकता है। इस तरह की चीज़ें उदाहरण के तौर पे आप देंगे। आर्थिक कारण क्या होता है कि आर्थिक कारण में जैसे कि मान लीजिए कि देय राशि होती है, जैसे ऋण का न चुकना, ऋण नहीं देना, या फिर तकनीकी परिवर्तन, तकनीक में अगर परिवर्तन आ गया तो उसमें ज़्यादा पैसा लग जाएगा, है ना, उद्योग का, या फिर उत्पादन की विधि में परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ों से आर्थिक कारण होते हैं। उत्पादन विधि में जब परिवर्तन होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, मतलब पैसा इतना लग जाए कि जोखिम हो जाए, जितना लाभ नहीं हुआ उतना पैसा हमें लगाना पड़ जा रहा है। अन्य कारण मतलब जैसे कि आप ये देखते होंगे कि किसी भी उद्योग में राजनीतिक जो चीज़ें चलती हैं उसका बहुत बड़ा शेयर अगर आप समझते हो तो शेयर जो होते हैं अप डाउन्स होते हैं राजनीतिक उथल पुथल से भी। जैसे कि राजनीतिक कारण, राजनीतिक अगर अस्थिरता है, किसी सरकार गिरनी है या बन रही है तो इसके कारण भी व्यवसाय में उथल पुथल होती है। या फिर मशीनों में खराबी आ जाए, मशीन खराब हो जाए आपके, ठीक। और दूसरी ओर मुद्रा का जो विनिमय दर है वह घट बढ़ जाए, यानी कि मुद्रा जो हमारी है वो उतार चढ़ाव में आ जाए उसके दर में, तो भी व्यवसाय में जोखिम आ जाता है। तो इस तरह से, या फिर मुद्रास्फीति, यही घटना बढ़ना को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको इस तरह से आप लिख करके उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दीजिएगा, केवल आप इतना लिखेंगे, इतना 4 कारण, उसके बाद एक एक करके उसको थोड़ा बता के ये उदाहरण मेन है वो देते जाएंगे, फिर दूसरे में ये बताएंगे ये उदाहरण, तीसरे में बता के आर्थिक कारण में ये उदाहरण, अन्य कारण में ये है, ठीक। और जो दीर्घ उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है वो है, कोई व्यवसाय प्रारंभ करते समय कौन से महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आप पहले लिखेंगे कि किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके उद्यमी के उस दूर दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जिसे वह संभावित समस्याओं या अवसरों का पूर्वानुमान लगाने व उसका समाधान करने में लगाता है। भाई कोई भी बिजनेस, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति मुंह उठा के गया और बिजनेस शुरू कर दिया, व्यवसाय शुरू कर दिया। बिजनेस माइंड होना चाहिए और उसमें एक दूर दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि पहले से वो समझ ले कि कौन सी समस्याएं आएंगी और कौन से मौके मिलेंगे, तो समस्याओं का समाधान कैसे करना है और मौके का फायदा कैसे उठाना है। तो ये दृष्टिकोण के साथ ही कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है। अब बात आती है महत्वपूर्ण कारकों को, कौन से कारक हैं, तो उसको बिंदु के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो बिंदु के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो इस तरह से 10 हैं और एक एक करके आप हेडिंग लिखेंगे और उसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। तो सबसे पहले तो व्यवसाय कैसा हो, कौन सा हो, इसका चयन आवश्यक है और ये 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो व्यवसायी जो प्रवर्तक है उसकी स्वयं की रुचि, और दूसरा कि बाजार में क्या प्रचलन में है। इन दोनों बातों को ध्यान रख के व्यवसाय के स्वरूप का चयन किया जाता है कि कौन सा व्यवसाय शुरू किया जाए, ठीक है। इतना आप लिखेंगे इसमें। उसके बाद नंबर 2 पे फर्म का आकार। व्यवसाय प्रारंभ करते समय फर्म का आकार कितना हो, उसका विस्तार कितना हो, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कुछ तो जितनी पूंजी होती है फर्म का उतना आकार होगा, यह बहुत ही ज़्यादा पूंजी पे निर्भर करता है। दूसरे, बाजार में मांग कितनी है, इसको लेकर के भी फर्म का आकार तय किया जाता है। तो बाजार की दशा, मांग और स्वयं की पूंजी के आधार पे फर्म का आकार तय कर लिया जाता है। उसके बाद है स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव। स्वामित्व में संगठन जो है वो किस प्रकार का होगा। कुछ पार्टनरशिप पे काम करते हैं, कुछ एकाकी काम करते हैं, है ना। कुछ मोनोपोली में काम करते हैं कि केवल वही स्वामी है, कुछ लोग पार्टनरशिप में 2 लोग पार्टनर बन के एक उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो यह कैसा हो इसका भी निर्धारण होता है, ये भी एक प्रमुख कारक होता है। तो इसमें क्या होता है, लाभ का बंटवारा कैसे हो, दायित्व कैसे दिया जाए, इन सब का भी चुनाव हो जाना चाहिए।
चौथे में है उद्यम का स्थान। तो भाई कोई भी उद्यम लगाएंगे तो किस स्थान पर लगे, तो वो स्थान यहाँ पर चुनना चाहिए जहाँ पे उद्यम चले भी, लोगों को सामाजिक रूप से इससे प्रॉब्लम भी ना हो, और जहाँ पे बिजली, श्रम, यातायात, संप्रेषण, भंडारण आदि कम लागत पे और सस्ते में मिल जाएं। तो उद्यम का स्थान ऐसा चुनना चाहिए। अब पता चला खेतों के बीच में आप कोई बिल्कुल पिछड़े हुए गांव में कोई उद्योग लगा दिए तो वहाँ पे बिजली नहीं रहेगी, वहाँ ज़्यादा लागत आएगी बिजली उत्पन्न करने में, तो भाई वैसे स्थान पे उद्यम लगाना बेवकूफ़ी होगी। तो उद्यम का स्थान का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। पांचवा है प्रतिस्थापन की वित्त व्यवस्था, मतलब कि पूंजी की आवश्यकता जो है, जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, साजो सामान जो होते हैं चालू संपत्ति में, जैसे कच्चा माल और स्टॉक वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे भुगतान हो, इसको भी निश्चित कर लिया जाए कि वित्त व्यवस्था कहाँ से होगी, किस स्रोत से होगी, ठीक है, और कौन सा स्रोत सबसे अच्छा होगा, बैंक से लेना सही पड़ेगा या फिर कहीं और से। छठा है भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं का मतलब कि जो भवन है, जो फैक्ट्री है, वहाँ जो बिजली है और जो सहायक सेवाएं हैं वो कैसी हैं, तो ये भी एक कारक होता है महत्वपूर्ण जिसको कि सुनिश्चित किया जाता है। सातवां है प्लांट लेआउट, इसको हिंदी में संयंत्र अभिन्यास भी कहते हैं, मतलब कि जो प्लांट आप डाल रहे हैं वहाँ मशीन, कच्चा माल, निर्मित माल, ये सब कैसे हो, कहाँ पे हो। जैसे कि आप एक घर का नक्शा बनाते हैं कि बाथरूम यहाँ, ड्राइंग रूम यहाँ, बेडरूम यहाँ, इसी तरह प्लांट का भी लेआउट होता है कि यहाँ बड़ी मशीनरी लगेगी, यहाँ उत्पादित हुए संसाधन वस्तुएं यहाँ रखी जाएंगी, कच्चे संसाधन यहाँ रखे जाएंगे, यहाँ से रोड रहेगी, वो माल जाएगा। तो प्लांट का एक लेआउट भी होना चाहिए। आठवां है सक्षम व योग्य श्रमिक व प्रबंधक। बहुत ज़रूरी है कि योग्य श्रमिक हो, वो वचनबद्ध हो, वो मतलब बिल्कुल डेडिकेट हो फैक्ट्री के प्रति, व्यवसाय के प्रति, और प्रबंधक भी सक्षम, प्रशिक्षित और योग्य हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है किसी व्यवसाय को सफल करने में। नवा है कर संबंधी योजना। कर संबंधी योजना का मतलब है कि जब भी इसमें व्यवसाय में जो है विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत दायित्व व व्यावसायिक निर्णयों पर उनके प्रभाव के संबंध में पहले से सोचकर चलना चाहिए। भाई कोई नियम चला रहे हैं, कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो वहाँ पे कर आपका कितना जाएगा, ये सारी चीज़ें योजना आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि लाभ जितना अर्जित कर रहे हैं सारा कर में चला जाए, ठीक। तो ये कर संबंधित भी उनको सोच के चलना चाहिए। और लास्ट है उद्यम प्रवर्तन, मतलब कि उद्यम प्रवर्तन का मतलब होता है कि ये उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करना, विक्रय प्रवर्तन अभियान को प्रोत्साहन देना होगा। मतलब यह कि प्रवर्तन में क्या होता है, नव प्रवर्तन या फिर कोई अच्छी चीज़ करना, उसमें प्रवर्तन करते रहना, परिवर्तन करते रहना, ये उद्यम के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। तो इसके अंतर्गत आप जैसे लिख सकते हैं कि एक उद्यमी जो होता है उद्यम के वास्तविक चेंजेस के लिए, प्रवर्तन के लिए कार्यवाही कर सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण कारक होता है। इस तरह सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आप लिख लेंगे। इस तरह से व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य का खंड 2 जो व्यवसाय की प्रकृति व अवधारणा का अध्याय है, एक्सरसाइज है, वो डन होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर ठोकिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लाभ अपना ही नहीं सबका होना चाहिए। भाई कल्याण भावना से काम कीजिए, है ना। तो शेयर भी कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वारीज हो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो चलिए ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाल बटन को लाल मत रहने दीजिए, ग्रे कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक अध्ययन में आपको और भी वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको और भी कुछ अगर जानना है या और भी किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।